अच्छा तो चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको कभी न कभी परेशान करती है, आलस और टालमटोल। लेकिन इसका हल जापानी संस्कृति में छिपा हो सकता है। आज हम ऐसे 7 असरदार तरीके जानेंगे जो आपकी मोटिवेशन को फिर से जगा सकते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो तरीके हैं जो हमारी सोच को जड़ से बदल सकते हैं। हाँ, ये बहुत जाना पहचाना लगता है ना। असल में ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक तरह का जाल है जिसे हम आलस का जाल कह सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें फंसना आपकी कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है, ये एक बहुत ही आम अनुभव है। देखिए, जब काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जापानी संस्कृति हमें इससे निपटने के लिए कुछ बहुत ही गहरे और प्रैक्टिकल तरीके सिखाती है। ये तरीके सिर्फ मदद ही नहीं करते, बल्कि हमारे सोचने के ढंग को ही बदल सकते हैं। तो पहला और शायद सबसे जरूरी समाधान है अपने क्यों को खोजना। मतलब किसी भी काम को करने के लिए एक मजबूत वजह का होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर इकिगाई का कॉन्सेप्ट हमारी मदद करता है। इकिगाई, इसका सीधा सा मतलब है जीने की एक वजह। ये वो प्यारी सी जगह है जहाँ 4 चीजें आकर मिलती हैं। वो काम जो आपको पसंद है, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, जिस काम की दुनिया को जरूरत है, और हाँ, जिसके लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं। सोच कर देखिए, बाहरी मोटिवेशन तो ऐसा है जैसे कोई आपकी गाड़ी को पीछे से धक्का लगा रहा हो। कुछ देर चलेगा, फिर रुक जाएगा। लेकिन इकिगाई आपकी अपनी अंदरूनी आग है, वो ईंधन जो आपको लगातार चलाता रहता है। तो खुद से पूछिए, ऐसा क्या है जिससे मुझे जिंदा दिली महसूस होती है, या मैं किस काम में नेचुरली अच्छा हूं? यही सवाल आपको उस आग तक लेकर जाएंगे। अच्छा, तो इकिगाई से हमें अपना क्यों मिल गया। अब बात करते हैं कैसे की। चलिए, कुछ ऐसी तकनीकों पर नजर डालते हैं जो हमारे काम करने के तरीके को नहीं, बल्कि हमारी सोच को बदलती हैं। ये 3 मानसिक बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसमें सबसे पहला बदलाव है काइजन। इसका मतलब है लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। ये हमें सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा बड़ी छलांग लगाना जरूरी नहीं है। इन छोटे छोटे कदमों की ताकत को कभी कम मत समझिए। जैसे रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना, या बस 5 मिनट स्ट्रेच करना, या फिर एक नया आइडिया लिख लेना। ये सुनने में बहुत मामूली लग सकते हैं, पर जब आप इन्हें रोज करते हैं तो समय के साथ यही बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। असली ताकत तो निरंतरता में ही छिपी है। दूसरी मानसिकता है शोषण, यानी एक नौसिखिए का दिमाग। ये हमें हर काम को एक नई जिज्ञासा और खुलेपन के साथ करने के लिए कहती है, ठीक वैसे ही जैसे हम उसे पहली बार कर रहे हों। जानते हैं, आलस अक्सर हमारी पुरानी धारणाओं की वजह से आता है। हम सोच लेते हैं, अरे ये काम तो बहुत मुश्किल है, या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। शोषण हमें इसी मानसिक बोझ से आजाद करता है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तो हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं और काम में एक नया जोश भर जाता है। तीसरा और एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है वाबी साबी। यह हमें सिखाता है कि हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपूर्णता में भी अपनी एक सुंदरता होती है। जानते हैं, कई बार काम को एकदम परफेक्ट करने का डर ही हमें उसे शुरू करने से रोक देता है। ये लाइन याद रखने लायक है। वाबी साबी हमें यही सिखाता है कि काम को पूरा करना, भले ही वो परफेक्ट न हो, हमेशा परफेक्शन का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। असली तरक्की तो एक्शन लेने से ही होती है। ठीक है, तो हमने अपनी सोच तो बदल ली, पर अब एक्शन कैसे लिया जाए? इसके लिए अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम्स पर ध्यान देंगे जो हमें काम शुरू करने में और अपनी एनर्जी को मैनेज करने में मदद करते हैं। जब कोई काम पहाड़ जैसा बड़ा लगता है तो उसे शुरू करने का मन ही नहीं करता है ना। पोमोडोरो तकनीक इसी प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सल्यूशन है। ये बड़े बड़े कामों को छोटे मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ देती है। इसका तरीका बहुत आसान है। 25 मिनट का टाइमर लगाइए और उस एक काम पर पूरी तरह फोकस कीजिए। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे 4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक। जानते हैं ये क्यों काम करता है? क्योंकि हमारे दिमाग को 25 मिनट का काम मुश्किल नहीं लगता। इससे बाद में करूंगा वाली आदत खत्म होती है और हम तुरंत काम शुरू कर देते हैं। अगला टूल है कानबान, जिसका सीधा सा मतलब है साइन बोर्ड। ये हमारे दिमाग में चल रही कामों की उलझन को एक साफ सुथरे विजुअल रास्ते में बदल देता है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी प्रोग्रेस को आंखों से देखने के लिए है। और वो जो एहसास होता है ना, जब आप किसी काम को टू डू वाले कॉलम से डूइंग
और फिर डन वाले कॉलम में ले जाते हैं, वाकई दिमाग को एक छोटी सी जीत महसूस होती है। ये अपनी प्रोग्रेस को देखने का एक बहुत ही संतोषजनक तरीका है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा, अब आप शायद सोच रहे होंगे कि खाने का आलस से क्या लेना देना। बहुत गहरा नाता है। हमारी शारीरिक ऊर्जा का हमारी मानसिक प्रेरणा पर सीधा असर पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली आदत है। ओकिनावा के लोग जो अपनी लंबी उम्र और कमाल की एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, इसी सिद्धांत को मानते हैं। वो तब तक खाते हैं जब तक उनका पेट सिर्फ 80% न भर जाए। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो सुस्ती आती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। वहीं जब हम सचेत होकर सिर्फ 80% पेट भरते हैं तो हम हल्के, सतर्क और एनर्जी से भरे महसूस करते हैं। शारीरिक थकान से आने वाले आलस को दूर करने का ये एक बहुत ही आसान तरीका है। तो इन सभी जापानी तकनीकों का सार क्या है? इन सबका निचोड़ एक ही बहुत ही सरल बात में है। आलस पर काबू पाने के लिए किसी चमत्कार या बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। तो इन सभी जापानी तकनीकों का सार यही है कि आलस पर काबू पाना किसी एक दिन की इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ये तो छोटी छोटी स्थायी आदतें बनाने के बारे में है। ऐसी आदतें जो एक मकसद और लगातार हो रही प्रगति पर टिकी हों। असली बदलाव यहीं से आता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इन सभी शक्तिशाली तरीकों में से वो कौन सा पहला छोटा कदम है जिसे आज ही अपनी जिंदगी में शामिल